नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। मेधा विश्वविद्यालय का एमए फाइनल का आखिरी पर्चा देकर माधुरी हॉल से बाहर आई। वह यह परीक्षा प्राइवेट छात्रा के रूप में दे रही थी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद वह अपने चाचा के यहाँ रहने लगी थी। हॉल से बाहर आते ही उसे अपनी पुरानी सहेली सुरुचि दिखाई दी। दोनों बड़े प्यार से मिली। माधुरी, आज कितना हल्का लग रहा है न। तेरे पर्चे कैसे हुए? अच्छे हुए। तेरे कैसे हुए? पास तो खैर हो जाऊंगी। तेरे जैसी होशियार तो हूँ नहीं कि प्रथम श्रेणी की उम्मीद करूँ। चल, माधुरी छात्रावास में चलकर जी भरकर बातें करेंगे। नहीं सुरुचि, मुझे जल्दी जाना है। यहीं पेड़ की छाँव में बैठकर बातें करते हैं। दोनों छाँव में बैठ गई। माधुरी, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु इतनी अकस्मात हो गई कि आज भी सच नहीं लगता। चाचा जी के यहाँ तो खुश तो है ना? माधुरी की आंखों से आंसू छलक आए। वह आंसू पोंछकर बोली, चाचा जी के यहाँ सब लोग बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। सब ठाठ बाट से आधुनिक ढंग से रहते हैं। लेकिन सुरुचि, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों भला? देखो सुरुचि, मेरे पिताजी साधारण लिपिक थे और चाचा जी प्रखर बुद्धि होने के कारण आईएएस हो गए। दोनों भाइयों की स्थिति में इतना अंतर था कि मेरे पिताजी हमेशा हीन भावना से पीड़ित रहते थे। फिर भी वह स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने हमें चाचा जी के घर से यथासंभव दूर रखा था। उन्हें बहुत दुख था कि बचपन में उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी यह कमी वह मेरे द्वारा पूरी करना चाहते थे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, फिर भी उन्होंने शुरू से ही मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर साल मुझे प्रथम श्रेणी में पास होते देख वह फूले नहीं समाते थे। जाने दे ये दुखद बातें। चाचा जी के घर के बारे में बता। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की रीतू मेरी उम्र की है और वह भी एमए फाइनल की परीक्षा दे रही है। छोटा मनन कॉलेज में पढ़ता है। सुरुचि, तुझे यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रीतू और मैं चचेरी बहनें हैं, फिर भी हमारी शकल सूरत एकदम मिलती जुलती है। तो इसका मतलब यह है कि रीतू बहन भी तुझ जैसी सुंदर है न? रंग तो उसका इतना साफ नहीं, पर अच्छे कपड़े और लत्तों, आधुनिक साज श्रृंगार से वह काफ़ी आकर्षक लगती है। तभी तो उसकी शादी शौर्य जैसे लड़के से तय हुई है। आज 5 तारीख है न, 20 तारीख को मुंबई में उन दोनों की शादी है। अच्छा, तो यह बड़ी खुशी की बात है। पर यह शौर्य है कौन और करता क्या है? शौर्य चाचा जी के पुराने मित्र श्याम जी का बेटा है। श्याम जी आगरा में ऊंचे पद पर हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। लड़कियों की शादी हो चुकी है। शौर्य भी आईएएस है और आजकल मानसी जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है। देखने में सुंदर, हंसमुख और स्वस्थ है। तो क्या यह प्रेम विवाह है? प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। माधुरी, अपने चाचा जी से कहना कि मेरे लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दे। हट, कैसी बातें करती है। कहाँ रीतू और कहाँ मैं पगली। शौर्य सरीखा पति पाने के लिए माँ बाप का रईस होना आवश्यक है और मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं। मैं तो शादी की बात सोच भी नहीं सकती। पास होते ही मैं नौकरी तलाश करूँगी। चाचा जी पर मैं और ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। रहस्यमय ढंग से हंसते हुए सुरुचि बोली, अरे तू शादी नहीं करना चाहती तो अपने चाचा जी से मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए कह दे। दोनों हंसने लगी। अरे सुरुचि, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। रसोई में चाची जी की मदद करते करते मैं भी रईसी खाना, नए नए व्यंजन बनाना सीख गई हूँ। अगर किसी आईएएस अधिकारी से ब्याह करने की तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो अपने पति के साथ मेरे घर अवश्य आना। खूब बढ़िया खाना खिलाऊंगी।
एक दूसरे से हंसी मजाक करते उन्हें आधा घंटा बीत गया। जब वे तपती धूप से परेशान होने लगी तो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माधुरी ने एक कागज़ पर चाचा जी का पता और अपना रोल नंबर लिखकर सुरुचि को दे दिया। सुरुचि, परिणाम निकलते ही मुझे खबर करना। ज़रूर ज़रूर, अब कब मुलाकात होगी, कहकर सुरुचि माधुरी के गले लगी। फिर दोनों भारी मन से एक दूसरे से विदा हुई। रितु और माधुरी के पर्चे अच्छे होने पर चाचा चाची खूब खुश थे। चाची जी, अब मैं घर का काम संभालूंगी, आप निश्चिंत होकर बाहर का काम करिए, माधुरी ने कहा। शादी का दिन आया, लेकिन घर में कोई हो हल्ला नहीं था। दोनों तरफ के मेहमानों के लिए एक अच्छे होटल में कमरे ले लिए गए थे। शादी और खाने पीने का प्रबंध भी होटल में ही था। मेहमान भी सिर्फ एक दिन के लिए आने वाले थे। रितु के माता पिता मेहमानों की अगवानी के लिए सवेरे से ही होटल में थे। बाराती सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। सबका उचित स्वागत सम्मान किया गया। दोपहर 1 बजे खाना हुआ। खाने के बाद रितु के माता पिता थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने कमरे में आ गए। 4 बजे फिर तैयार होकर रिश्तेदारों और बारातियों के पास चले गए। जाते जाते रितु से बोल गए कि वह जल्दी मेकअप करके वक्त पर तैयार हो जाए। माँ बाप के जाते ही रितु ने माधुरी को अपने पास बुलाया और बोली, माधुरी, मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ, लेकिन यदि मुझे देर हो गई तो पिताजी को अलग से बुलाकर ठीक 6 बजे यह लिफाफा दे देना, भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम 6 बजे तक आने की कोशिश करना। रितु हाथ में छोटा सा सूटकेस लेकर चली गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर में जाने की बात कहकर जब शाम को 6 बज गए और रितु नहीं आई तो माधुरी ने चाचा जी को कमरे में बुलाकर वह लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। चाचा जी, यह रितु ने दिया है, अब बिटिया की कौन सी मांग है, कहते कहते उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर का कागज़ निकालकर जैसे जैसे पढ़ने लगे उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख, नादान लड़की, कहते कहते वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गई। चाचा जी, क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, माधुरी, कहकर उन्होंने वह कागज़ माधुरी को दे दिया और आंखों में आए आंसू पोंछकर उन्होंने माधुरी से कहा, जा बेटी, अपनी चाची को जल्दी से बुला ला, मैं श्याम जी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। चिट्ठी पढ़कर माधुरी सकपका गई और झट से चाची को बुला लाई। रितु के पिता ने वह चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ते ही रितु की माँ रो पड़ी। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, मैं जानती हूँ मेरी यह चिट्ठी पढ़कर आप और माँ बहुत दुखी होंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि शौर्य लाखों में एक है, मुझे भी वह अच्छा लगता है, लेकिन मैं रोहन से प्यार करती हूँ और जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब तक आर्य समाज मंदिर में मेरी उससे शादी हो चुकी होगी। आपको पहले बताती तो आप राजी न होते। मैं यह भी जानती हूँ कि शादी के दिन मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से आपकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, लेकिन मैं दिल से मजबूर हूँ। हाँ, मेरा एक सुझाव है। माधुरी का कद मेरे जैसा ही है और रंग रूप में तो वह मुझसे भी बेहतर है। आप शौर्य से उसकी शादी कर दीजिए, किसी को पता तक नहीं लगेगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ, रितु। इतने में श्याम जी भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ आ गई। उन्हें देखकर रितु के पिता ने बड़े दुखी स्वर में कहा, मेरे दोस्त, क्या बताऊँ, इस रितु ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और यह कहकर उन्होंने वह चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पत्र पढ़कर शौर्य के माता और पिता दोनों ही हतप्रभ रह गए। फिर शौर्य के पिता ने माधुरी की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम जरा बाहर जाकर देखो, कोई अंदर ना आने पाए। माधुरी बाहर चली गई। फिर कुछ देर उन लोगों में बातचीत हुई। इसके बाद रितु के पिता ने माधुरी को अंदर बुलाकर कहा, बेटी, हम सबकी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू इस शादी के लिए हाँ कर दे तो हम लोग अभी भी बात संभाल लेंगे। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूँ।
माधुरी ने धीरे से कहा। शाबाश बेटी, तुझसे यही उम्मीद थी। माधुरी ने सबके पैर छुए। सबने राहत की सांस लेकर उसे आशीर्वाद दिया और आगे की तैयारी में लग गई। शादी धूमधाम से हुई। किसी को कुछ पता नहीं चला। खुद शौर्य को भी इस हेर फेर का आभास न हुआ। आगरा में शानदार स्वागत आयोजन हुआ। जब सब रिश्तेदार वापस चले गए तो श्याम जी ने अपने बेटे को बुलाकर सब बात बता दी। सुनकर शौर्य ने अपने को बेहद अपमानित महसूस किया। उसके मन को गहरी ठेस लगी थी और उसे सबसे अधिक अफसोस इस बात का था कि उससे संबंधित इतनी बड़ी बात हो गई और माँ बाप ने कोई कदम उठाने से पहले उससे सलाह तक नहीं ली। माँ बाप पर जैसे दुख का पहाड़ गिर पड़ा। बेचारी माधुरी कमरे में ही दुबकी रहती। उसे समझ में नहीं आता था कि अब वह क्या करे। रितु की नादानी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया। वह सोचती रितु को शौर्य सरीखे भले लड़के के जीवन में इस तरह कड़वाहट भरने का क्या अधिकार था। माधुरी का मन सबके लिए करुणा से भर गया। एक दिन माधुरी के सास ससुर ने उसे बुलाकर कहा, माधुरी, हमारे इकलौते बेटे का जीवन सुखी करना अब तुम्हारे हाथ में है। शौर्य बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन पर जो गहरा घाव हुआ है उसे भरने में समय लगेगा। तुम उसके मन का दुख समझने का प्रयास करो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी सूझबूझ से उसका घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं सब ठीक कर लूँगी। माधुरी बोली, शौर्य को फिर से ड्यूटी पर जाना था। शौर्य के माता पिता ने सोचा कहीं शौर्य मानसी ड्यूटी जाते समय माधुरी को साथ ले जाने से मना न कर दे। इसलिए शौर्य के पिता ने लंबी छुट्टी ले ली और वह भी मानसी जाने के लिए सपत्नीक नव दंपति के साथ हो लिए। जिन दिनों शौर्य के माता पिता मानसी में थे, उन दिनों माधुरी सबसे पहले उठकर नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करती। खाना शौर्य की माँ बनाती थी। वह इस काम में भी अपनी सास का हाथ बंटाती। सास ससुर के आग्रह से उसे सबके साथ ही नाश्ता और भोजन करना पड़ता। एक दिन उसकी सास अपने पति से बोली, कुछ भी हो, लड़की सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी ही उसे पत्नी के योग्य सम्मान मिलने लगे। मुझे तो लगता है तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। बदलती हवा का रुख मैं महसूस कर रहा हूँ, माधुरी के ससुर बोले। और यही आशा लेकर उसके सास ससुर वापस आगरा चले गए। एक रात खाने पर शौर्य ने माधुरी से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अकारण ही इस झंझट में फंसाया गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ आप कैसी कठिन मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। आप मेरी चिंता न करें, लेकिन कृपया मुझे अपना हितैषी समझें। शादी के बाद दोनों में यह पहली बातचीत थी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन नाश्ते के समय माधुरी को लगा कि शौर्य उससे नज़र चुराकर उसकी तरफ देख रहा है। वह मन ही मन खुश हुई। उसी शाम को विमलनाथ और मानंद सपत्नीक मिलने आए। माधुरी जी, दिन में आप अकेली रहती हैं, कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया कीजिए न। विमलनाथ जी की पत्नी आशा जी बोली, जरूर आऊँगी, लेकिन कुछ दिन बाद। अभी तो मैं दिन भर उलझी रहती हूँ। किस में? आशा जी ने पूछा। शौर्य ने भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यूँ ही यह नमक तेल मिर्च का मामला अभी जम नहीं पाया। कभी तेल ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, तो कभी मिर्च ज़्यादा, माधुरी ने कहा। सब लोग सुनकर हंस पड़े। शुरू में खाना बनाते समय ऐसा ही होता है। फिर मानंद जी की पत्नी जिगेश्वरी ने आप बीती सुनाई। माधुरी ने मेज़ पर नमकीन, मिठाई और चाय रखी। विमलनाथ कह रहे थे, तो शौर्य कल का पक्का है न भाभी जी? कल सवेरे 7 बजे पिकनिक पर चलना है आप दोनों को। 30-40 मील की दूरी पर एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ गेस्ट हाउस भी है। सब इंतज़ाम हो गया है। मैं आप दोनों को लेने
7 बजे आऊँगा। शौर्य और माधुरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसी क्षण शौर्य बोला, ठीक है, हम लोग चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तो शौर्य ने माधुरी से कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी सबके सामने झूठ क्यों बोली? आपको मेरा बनाया खाना अच्छा लगता है? बहुत, शौर्य ने कहा। दोनों की नज़रें एक क्षण के लिए एक हो गई। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली चली गई। शौर्य को ख्याल आया कि माधुरी अकेली है, कहीं डर न जाए। वह टॉर्च लेकर माधुरी के कमरे के सामने गया और उसे पुकारने लगा। माधुरी ने दरवाज़ा खोला और शौर्य को देख राहत की सांस लेकर बोली, देखिए ना, ये खिड़कियां बंद नहीं हो रही हैं, बरसात का पानी अंदर आ रहा है। शौर्य ने टॉर्च उसके हाथ में दे दी और खिड़कियां बंद करने लगा। खिड़कियों के दरवाजे बाहर खुलते थे। तेज हवा के कारण वह बड़ी कठिनाई से उन्हें बंद कर सका। तुम्हारा बिस्तर तो गीला है, सोओगी कैसे? मैं गद्दा उल्टा करके सो जाऊंगी, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? माधुरी कुछ नहीं बोली। शौर्य ने अत्यंत मृदुल आवाज़ में कहा, माधुरी, और उसने उसकी तरफ बढ़ने को कदम उठाए। फिर अचानक वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे दोनों नहा धोकर पिकनिक के लिए तैयार थे। इतने में विमलनाथ जी भी लग्जरी कार लेकर पहुँचे। शौर्य उनके पास बैठा और माधुरी किनारे पर। मौसम बड़ा सुहावना था। शौर्य और विमलनाथ जी में बातें चल रही थी। माधुरी प्रकृति का सौंदर्य देखने में मगन थी। अब रास्ता खराब आ गया और कार में बैठे बैठे धक्के लगने लगे थे। तुम इतने किनारे पर क्यों बैठी हो? इधर सरक जाओ, शौर्य ने कहा। लज्जा से माधुरी का चेहरा आरक्त हो उठा। उसे सरकने में संकोच करते देख शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। माधुरी ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शाम 7 बजे घर लौटे तो दोनों खुश थे। पिकनिक में खूब मज़ा आया था। दोनों ने आकर स्नान किया और गरम गरम चाय पीने हॉल में बैठ गए। शौर्य बातचीत करने के लिए उत्सुक लग रहा था। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? माधुरी ने पूछा। तो उसने कहा, बैठो भी, जल्दी क्या है, आमलेट ब्रेड खा लेंगे। फिर उसने अचानक गंभीर होकर कहा, माधुरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पूछिए। माधुरी, इस शादी से तुम सचमुच खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश क्यों ना हूँ जब मेरे हाथ आप जैसा रतन लगा है। खुशी से शौर्य का चेहरा खिल उठा। और मेरे हाथ भी तो तुम जैसी लक्ष्मी लगी है। दोनों ही आनंद विभोर होकर एक दूसरे को देखने लगी। शंका के सब बादल छंट चुके थे। तनाव खत्म हो गया था। इतने में कालबेल बजी। शौर्य उठकर बाहर गया। माधुरी सोच रही थी कि अगले दिन सवेरे वह सास ससुर को फ़ोन करके यह खुशखबरी देगी। माधुरी माधुरी कहते हुए खुशी से उछलता शौर्य अंदर आया। इधर आओ माधुरी, देखो तुम्हारा एमए का नतीजा आया है। दौड़कर माधुरी उसके पास गई, लेकिन शौर्य ने आसानी से उसे तार नहीं दिया। माधुरी को छीना झपटी करनी पड़ी। तार खोलकर पढ़ा, हार्दिक बधाई, योग्यता सूची में 2य स्थान चाचा। खुशी से माधुरी का चेहरा चमक उठा। तिरछी नज़र से उसने पास खड़े शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने आवेश में उसे अपनी ओर खींच लिया और मृदुल आवाज़ में कहा, मेरी ओर से भी हार्दिक बधाई। तुम जैसी होशियार, गुणी और सुंदर पत्नी पाकर मैं भी आज योग्यता सूची में आ गया हूँ। माधुरी इस सुखद वाक्य को सुनते ही माधुरी ने अपना माथा समर्पित भाव से शौर्य के कंधे पर रख दिया। उसकी तपस्या पूरी हो गई थी और दोनों खुशी खुशी अपनी गृहस्थी को सजाने में लग गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।